अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहली बात होगी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ गैर रिवायती जंग का ऐलान। भारत झूठा प्रोपेगेंडा करके सिफारती जंग नहीं जीत सकता। भारत सार्क कॉन्फ्रेंस से भाग क्यों गया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी ताज़ा पानी के ज़खायर में हैरत अंगेज कमी। पाकिस्तान में आने वाले 9 साल बाद एथोपिया जैसा हाल। ताज़ा पानी को जखीरा करने में हुकूमत लापरवाह क्यों। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे किसानों का पंजाब में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के किसान में एहतजाज में शमूलियत। इमरान खान के किसानों को 30 सितंबर की मार्च में दावत दे दी गई। नाज़रीन, भारत जो जुल्म कश्मीरियों पर ढा रहा है पूरी दुनिया उसको देख रही है। कश्मीरियों की आवाज़ बना पाकिस्तान और बड़ी कामयाबी के साथ कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उठाया। इस बात में कोई शक नहीं नाज़रीन के भारत मौजूदा तनाजुर में तमाम हथकंडे और जो तमाम वॉर हिस्ट्री वाली कैफियत है वो कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है और पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट किया हुआ है। और इस वक्त भारत जो है फिलवक्त दो काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो मीडिया हाइप किया हुआ है, उसने एक सॉफ्ट वॉर का आगाज़ कर दिया है जिसमें हम देख सकते हैं कि सिंध तास मुआहदे पर नजरसानी है। पाकिस्तानी फनकार जो वहाँ पर मौजूद थे उनको धमकी दे दी गई कि वो भारत छोड़कर चले जाएँ। मोस्ट फेवरेट स्टेट का जो एक दिया गया था पाकिस्तान को 1996 में, उस पर भी नजरसानी की जा रही है। वो भी एजाज वापस लेने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा अब सार्क कॉन्फ्रेंस, पानी का तो हमने सूरत हाल देखी, लेकिन सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। न सिर्फ भारत ने इनकार किया है बल्कि आखिरी इतलात तक अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जानिब से भी कुछ ऐसे ही इशारे दिए जा रहे हैं। गो के पाकिस्तान इस पर चुप नहीं। सरताज अजीज साहब ने ये बात की है कि अगर पानी रोका गया तो ऐलान जंग किया जाएगा। मगर हम सवाल आज ये उठाएंगे अपने पहले सेगमेंट में कि भारत जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, सिफारती जंग जीत सकता है और इस पर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए या आ रहा है। मौजूद पैनल मेरे साथ मौजूद है अयाज अमीर साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अब हम देख रहे हैं कि भारत कश्मीर की जो आज़ादी की जंग है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। दुनिया के सामने जब उसका मकरू चेहरा आ रहा था तो उसने पाकिस्तान को टारगेट भी किया, लेकिन अब जो मुसलसल हम देख रहे हैं सिंध तास मुआहदा और अब लास्ट जो हम सार्क कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपको क्या लगता है क्या वाकई सिफारती जंग कामयाब नज़र आ रहा है भारत इसमें? देखिए शाजिया, 80 की दिहाई में एक बड़े मशहूर हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, उनका नाम था जोसेफ सैमुअल नाए। उन्होंने तफरीक की थी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के पास दो किस्म की ताकतें होती हैं, एक सॉफ्ट पावर जिसको उन्होंने कहा कि नरम ताकत है, और हार्ड पावर। और इसी तरह मुल्क आपस में जब जंग लड़ते हैं तो दो किस्म की जंगें मुमकिन होती हैं, एक हार्ड पावर के साथ यानी कि आप अपने जंगी तैयारे अपने टैंकों का इस्तेमाल करें, और एक सॉफ्ट वॉर होती है जिसमें आप सफारतकारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। ये पिछले 4 या 5 दिनों में या हफ्ते में भर में देख लें कि मोदी सरकार की तरफ से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो लगता ऐसा है कि ये सॉफ्ट वॉर, एक नरम किस्म की जंग, जो सॉफ्ट ताकतें हैं इंडिया के पास, जो उनके पास मीडिया की ताकत है, जो उनके पास सफारतकारी की ताकत है, वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये उसका एक जुज़ है जो सुषमा स्वराज के हवाले किया गया है कि आपने ये सफारतकारी की जंग लड़नी है और सफारतकारी को एज़ एक व्हीकल ऑफ वॉर या एक आलाए कार जंग का उसको इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ वो अजित डोवाल साहब हैं जिनको उन्होंने कहा है कि आपने दहशत गर्दों को जो फंडिंग है पाकिस्तान के अंदर वो करनी है। तो ये सॉफ्ट किस्म की वॉर आ रही है। इसमें जो महाज खोले गए हैं ऑलरेडी, अब देखिए अमेरिका में जिस दिन वज़ीर आज़म साहब गए थे उस दिन 2 कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन सबमिट किया था कांग्रेस के अंदर कि पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार दिया जाए। अब वहाँ पर लॉबिंग हो रही है, वहाँ पर एक इंडिया कॉकस कहलाता है, इंडियन हुकूमत ने कोई 180 से ज़ायद कांग्रेसमैन उसमें भर्ती कर रखे हैं और वो इस काम के लिए, ये प्रोपेगेंडा वॉर समझ लें, सॉफ्ट वॉर समझ लें। फिर दूसरा महाज आपने अभी बताया कि वो सिंध तास मुआहदे के हवाले से शुरू कर दिया, अब सार्क वाला मामला शुरू हो रहा है, और फिर चौथा वो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वाले की भी आज बात शुरू हो गई। अब क्या पाकिस्तान इस काबिल है, क्या हमारे पास वो सिफारतकारी की टीम है, क्या हमारे पास मीडिया की वो टीम है जो इसको काउंटर करेगी, जो इसका जवाब देगी? लगता ऐसे है कि इंडिया ने वो इलाका चुना है, हार्ड वॉर उसने नहीं करनी, सॉफ्ट वॉर चुन रहा है, और वहाँ पे पाकिस्तानी की, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पाकिस्तानी की कमज़ोरियाँ
पाकिस्तान की कमजोरियां नजर आ रही हैं। साहब काउंटर कर रहा है पाकिस्तान, सिर्फ सरताज अजीज का ये बयान के ऐलान जंग समझा जाएगा अगर पानी रोका गया। अभी तक तो आपने यूनाइटेड नेशन में डोसियर नहीं दिया, आपने कहा आप देंगे कि भारत जो है वो दस दराजी कर रहा है पाकिस्तान में। वहाँ पे दे भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले तो ये फैसला कर लें कि इंडिया में भी वो कैफियत है, हम ज़िम्मेदार हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम तो अपने हालात के हैं। हमारे यहाँ भी जो कुर्सियों पे बैठ के ये आर्म चेयर जंगजुई हमने जारी की हुई है, पहले फैसला कर लें ये हमारे फ़ायदे में है या नुकसान में है। उन्होंने एक बयान दिया है कि हम इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है, इंडस बेसिन ट्रीटी, उसकी मीटिंग्स हम बंद करेंगे। पाकिस्तान का बुखार चढ़ गया है। या तो फिर इतनी हिम्मत दिखाएं ना कि प्रेशर सह सके। सिर्फ मीटिंग्स, वो मुआहदा मनसूख नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ कहा है कि उसके तहत मीटिंग्स, यहाँ पे देख लें आप पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया तो ये ऐलान जंग होगा। या तो इतना हौसला दिखाएं, फैसला करें हमने यहाँ तक जाना है और ये जाने के लिए हम तैयार हैं, हम वो करने को वो कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इंडिया फलाने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जब हम भी कहेंगे तो उन्होंने अभी तक कोई मिसाइल तो नहीं फेंका, कोई बमबारी तो नहीं की, वो सफारतकारी और ये कर रहे हैं और हम जो है नर्वस हुए हैं। हम थोड़ा अपनी ज़बान को हिम्मत और रिजॉल्व जो है वो ऊंचे बोलने से दिखाई नहीं देता। हम थोड़ा अपना लहजा कम तो कर लें, जो सही बात है उस पर बात करें, नपी तुली बात करें, पर खामखा का टेंशन, ये जो विप अप करना है, ये हमारे फायदे में है। वहाँ पे 2 लाख फौज तो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे है। हमारे कोई मुफाद में है कि हम ये टेंशन, जहाँ कश्मीर की सिचुएशन अपनी जगह, पर वहाँ पे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ जंग आज़ादी जारी नहीं है। वहाँ पे आज़ादी का एक सेंटिमेंट है, आज़ादी की एक सोच है, उसके लिए एक हैपनिंग से डेमोन्स्ट्रेशंस ट्रिगर हो गई हैं। पर कश्मीर साउथ वियतनाम नहीं है जहाँ पे वियतकॉन्ग लड़ रही है, या बोलीविया के जंगल जहाँ पे चे गवेरा वहाँ पे उसने गुरिल्ला कैंपेन शुरू, ऐसी वहाँ पे कैफियत नहीं है। तो हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। ये ना हो कि हमें आगे जाके फिर हमें पीछे मुड़ने का तरीका जो है वो हमें सही तरह सूझ ना पाए। इस किस्म की गुफ्तगू जो हम यहाँ पाकिस्तान में हो रही है, हिंदुस्तान में शायद हमसे ज़्यादा हो रही है। उनका जो टीवी चैनल्स हैं बिल्कुल वो बावले हो रहे हैं। लेकिन जो हमें सही मसाइल दरपेश हैं, जो कि टेररिज्म है, वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी आर्मी एंगेज्ड है, हमें गौर से देखना चाहिए कि हम कितने महाजों को उठा सकते हैं। सर, ये महाज तो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया ना, जो मीडिया के हवाले से, जो प्रोपेगेंडा के हवाले से जंग इंडिया ने शुरू की, हमारे पे तो मुसल्लत कर दी गई। अब हमारी क्या सफारतकारी। अब ये देखे ना, देखिए इसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब जरा वो करना चाहिए, ये जरा सोच लें कि पठानकोट और उरी जैसे हमले जो हैं, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है, ये क्यों हो रहे हैं? सर, इसकी तो वजह साफ जाहिर है कि ये क्यों हो रहे हैं। हाँ जी सर, वहां पे आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। इंडिया खुद ये कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया, सर ये मुमकिन हो सकता है कि इंडिया ने खुद करवाया हो, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि जिनके खिलाफ ये जंग लड़ रहा है इंडिया, वो करवा रहे हैं। सर, वो जो वहाँ पे श्रीनगर में वो कर रहे हैं, उन्होंने वो आर्म्ड अटैक वहाँ पे किया है, चले मान लिया कि उन्होंने किया है। जब ऐसी चीज़ आएगी, पठानकोट जैसा हमला होगा, मुंबई जैसी चीज़ होगी, उरी जैसे वाक़या होगा, इल्ज़ाम हम पे पड़ेगा या नहीं? सर, इल्ज़ाम, या हम कह सकेंगे दुनिया की आंखों में देख के नहीं जी हम इससे मुलव्वस नहीं है? जब आपका एक हिस्ट्री, एक तारीख है मिलिटेंसी की, आज की नहीं 30 साल की है, तो कुछ होश के नाखून हमें लेने चाहिए कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। सर, ये वही परसेप्शन और रियलिटी का वॉरफेयर हो गया ना।
लोग ये परसीव कर रहे हैं कि शायद हमारा हाथ इसके पीछे है, इंडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शायद हमारा हाथ उसके पीछे है। सर अभी जो जंगे आज़ादी लड़ी जा रही है वहाँ पे, उसके पीछे पाकिस्तान का तो कतन किसी किस्म का हाथ नहीं है। सब वो नहीं है सर, पाकिस्तानी समझ गए हैं कि अगर हमारा हाथ होगा तो जंगे आज़ादी जो है वो पोल्यूट हो जाएगी, वो गंदी हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं, हाँ जी, इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान भारत जो ताल्लुकात हैं, भारत इस वक्त मनफी प्रोपेगेंडा करके सिफारती जंग का आगाज़ कर चुका है। ऐसे में क्या एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, क्या हम आलमी बरादरी की हिमायत हासिल कर रहे हैं और क्या हमारी लॉबिंग सिफारती हवाले से मजबूत है या नहीं? डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो कश्मीरियों की जो तहरीक है उसमें पाकिस्तान की कितनी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप परसेप्शन और रियलिटी की भी बात कर रहे थे। आज ही आपने देखा कि अब्दुल बासित साहब को, जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान को, उनको बुला के कहा गया कि ये कुछ आपको हम दे रहे हैं सबूत। वो सबूत ये थे कि मुजफ्फराबाद से शायद 2 गाइड हैं उनको, लेकिन वो आप बता रहे थे कि वहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट है कि वहाँ से पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जो है दहशतगर्द या देखिए, जो कुछ इंडिया कर रहा है पिछले कुछ महीने से, बल्कि कुछ सालों से, उसका रद्द-ए-अमल तो सामने आएगा। यानी कि कश्मीरी चाह रहे हैं कि हमने इंडिया से आज़ादी हासिल करनी है, वो नारे लगा रहे हैं इस चीज़ के, वो शहादतें दे रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और इंडियन फ़ौज जो कुछ वहाँ कर रही है उसका रद्द-ए-अमल सामने ना आए, ये मैं समझता हूँ कि नेचुरल नहीं होगा। इसका रद्द-ए-अमल इंडियन फ़ौज को सहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। उनके सामने इस किस्म के हमले जो हैं, ये आखिरी हमला नहीं होगा जो उरी पे हुआ, इसके बाद ऐसे और हमले भी होते रहेंगे। सोचना, हमें ये सोचना है कि जिस किस्म की जंग अब हमें इंडिया हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है, क्या हम उसका जवाब देने के काबिल होंगे? क्या हमारी सफारतकारी की कोई ऐसी टीम एग्जिस्ट करती है जिसने एक पाकिस्तान नैरेटिव दुनिया के सामने रखना है, उसने उस नैरेटिव के ऊपर अमल दरामद किस तरह करना है? कि हमारे साथ हमारे जो खारजा अमूर के वजीर हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का 80-90% टाइम जो है वो पैनामा लीक्स में चला जाता है। हमारे पास इस वक्त ना कोई सफारतकारी की टीम है, ना हमारे पास कोई नैरेटिव है। तो वो जंग, इंडिया ने वो वाली जंग चुनी है जिसमें वो हमसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। तो हमें काउंटर करने के लिए अपना कुछ ना कुछ। अया साहब, फिर वही बात आ गई दोबारा, हम आलमी बरादरी की हिमायत हासिल कर सके हैं। अगर चाइना कोई स्टेटमेंट दे देता है या टर्की कह देता है कि हम वहाँ पे कमीशन भेज देंगे, या फिर आपके साथ रूस आके आपके साथ मशक़े करा लेता है, तो इट्स इनफ फॉर अस कि अब हमें कुछ भी नहीं करना, हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम किस तरह काउंटर करेंगे? हम कह रहे हैं कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसी बात होगी। हमले जो हो रहे हैं अंदरूने कश्मीर से ही वो सारा कुछ हो रहे हैं। तो भले हमारा कोई तल्लुक ऐसे हमलों से ना हो, 1000 मील के फासले से हमारा कोई तल्लुक ना हो, लेकिन हम पे इल्ज़ाम लगेगा। अभी आज भी वो वाइट हाउस में, वो कल भी वाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कहा, या स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो जंग भी कर रहे हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, ये है, लेकिन हम पाकिस्तान से कहते हैं कि वो जो तंजीमें हैं जो उनके हमसायों पे हमला कर रहे हैं उनको भी रोकें। अब भले वो कुछ नहीं कर रहे, भले वो जो तंजीमें हैं सिर्फ शाम को गुब्बारे ही उड़ाते हैं और फाख्ताएँ चलाते हैं वो, और उनका कोई काम नहीं है, पर वो जब तक होंगे तो आप पे इल्ज़ाम लगेगा। ठीक। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं और SDPI के साथ आप स्कॉलर भी हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अरशद साहब, सिंतास मुआहदे के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वैसे तो पानी की आग को खून के साथ बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रेशर भारत जो इस वक्त बिल्ड कर रहा है सिंतास मुआहदे पर नजरसानी करने के हवाले से, उस पर कुछ रोशनी डालिएगा, क्या वो कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत से प्रोग्रामों में ये बात आ चुकी है जी इंडिया ये स्क्रैप नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। ट्रीटी के प्रीएम्बल में एक बड़ी चीज बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, और ये अब से नहीं 10 साल से प्रोग्राम बन रहा है इंडिया का, और मुख्तलिफ चैनल पे उनसे बात भी होती है, वो पूछते भी हैं कि ये बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने के बाद आपने इस पानी का क्या किया। ये हकीकत है कि आज भी 35 मिलियन एकड़ फीट पानी हम समुद्र में फेंकते हैं। हमारे यहाँ कालाबाव डैम से कुछ वजूहत वो नहीं बन सका। अभी तक जो पाकिस्तान में जो हाइड्रो पावर है वो 87% वो इंडस
वाटर ट्रीटी की वजह से हुई थी। 97% जो वाटर स्टोरेज है तरबेला, मंगला, चश्मा, ये भी इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई उसके बाद इंडस बेसिन प्रोजेक्ट बना। इवन इसमें कंट्रीब्यूशन 162 मिलियन इंडिया की है। इसलिए इंडिया जब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे आएंगे कि बताएं आपने हाइड्रो पावर कितनी डेवलप की है, आपने पानी का स्टोरेज कितना किया है, हम इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। अब्बासी साहब ये बताइए, इंडिया बड़ी धमकियां दे रहा है, प्रैक्टिकली ज़मीनी हकीकत के हवाले से इंडिया क्या कर सकता है, किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है पानी के हवाले से? देखिए, अभी तक तो उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को चनाब को, जेलम को या सिंध को, उनका जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है $146 बिलियन को उसमें कनेक्ट कर सके। लेकिन 2010 में चनाब और ब्यास के साथ जो टनल की जो डिजाइन था वो बिल्कुल हो गया हुआ है, अभी एक्सक्यूशन नहीं हुआ। अभी अगर आप कहते हैं तो 5 या 10 साल लगेंगे उनको पूरा पानी डाइवर्ट करने में। और यहाँ मैं एक बात सप्लीमेंट कर दूं कि अगर मराला कि से अगर जो BRB नहर आती है, ये कैनाल अगर ना होती तो 65 या 71 की वार में हमें और मुश्किल पेश आती। तो हमारे जो पिंडी के साहिबान बैठे हुए हैं, ये इनके लिए भी सोचने का मौका है कि ये हमारी डिफेंस लाइन है, ये वाटर एज ए हम डिफेंस टूल भी इस्तेमाल करते हैं। ये शायद पहले किसी ने बात नहीं की, पर बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान और इंडिया का ये तनाज़ा चल रहा है पानी के ऊपर, एक चीन और इंडिया का भी वो ब्रह्मपुत्रा के हवाले से भी एक तनाज़ा चल रहा है, क्या इन दोनों को कोई लिंक किया जा सकता है? पहली तो बात यह है कि इंडिया की कोई ट्रीटी नहीं है चाइना के साथ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। बेशक उसका फ्लो इंडस रिवर सिस्टम से 4 गुना ज्यादा, दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है, लेकिन एक छोटा सा डैम बनाया जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिमली डैम जितनी है। इंडिया ने पूरी दुनिया में सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंक्लूडिंग US वार कॉलेज से 4 रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं कि ये बैटल जो है ये हीट अप हो रही है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और उसके लिए ज्यादा जो है वो इंडियन स्कॉलर्स ने, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने जाके बताया कि जी चाइना को रोका जाए। हालांकि कोई ट्रीटी नहीं है और उनका लोअर ओपिनियन बांग्लादेश है। बांग्लादेश के ऊपर कोई भी उनका प्रोटेस्ट उन्होंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये वाली बात कभी की लोग जो कहते हैं कि जी वो ब्रह्मपुत्रा पे चाइना करेगा, तो अगर कर भी दिया, चाइना ने ब्लॉक कर भी दिया, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब बात यही नज़र आ रही है जो अरशद साहब ने कही कि अगर भारत, वैसे तो भारत ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ तंग कर रहा है और जंगी जो सफारतकारी वो उसने शुरू कर रखी है वो ना उसके हक़ में बेहतर है ना खित्ते के लिए बेहतर है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे ताज़ा पानी के हवाले से जिसके ज़खायर में हैरत अंगेज़ कमी हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि साफ़ पानी के जो ज़खायर हैं उनमें कमी नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से हमें नज़र आ रही है कि अगर यही सूरत हाल रही पानी के ज़खायर की, जो कि बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो आइंदा 9 सालों में हम एथियोपिया वाले जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे होंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या वजूहात है, डैम्स क्यों नहीं बने, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की, पहले आप वो देखिए फिर बात करेंगे। ताज़ा पानी के ज़खायर 1947 में आज़ादी के वक्त हर पाकिस्तानी के हिस्से में 5000 क्यूबिक मीटर सालाना पानी आता था, जबकि 2016 में यही ताज़ा पानी 1000 क्यूबिक मीटर फी कस रह गया। 9 साल बाद 2025 में यही ताज़ा पानी के ज़खायर कम होकर पाकिस्तान में 660 क्यूबिक मीटर फी कस सालाना रह जाएंगे, जिसका मतलब पाकिस्तान का हाल एथियोपिया जैसा हो जाएगा। ताज़ा पानी के ज़खायर को महफूज करने का सबसे आसान हल ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले डैम है और आबपाशी वाले पानी का वाफिर मिकदार में ज़िया कम करना है। पानी की बद इंतजामी में सबसे बड़ा किरदार ज़राअत और घरेलू सारिफीन का है, जिनके लिए कोई रियासती पॉलिसी नहीं बनाई गई। क्या पाकिस्तान का हमेशा से यही हाल था? नहीं, पाकिस्तान ने 60 की दिहाई में वर्सक और मंगला डैम बनाए और 1976 में तरबेला डैम बनाया, जिसका मतलब हमारे पास काबिलियत और सलाहियत तो है, लेकिन ना तो इन मामलात पर सियासी इत्तफाक़ राय है और माली तरजीहात का भी फुकदान है। क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाने तक महदूद है? अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों का यही हाल रहा तो आने वाले कुछ साल बाद पाकिस्तान का हाल एथियोपिया से भी बुरा होगा। आखिर हो क्या रहा है?
आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें तो ज़रई और मादनी वसाइल के साथ साथ जो हमारे पास बेहतरीन आबी वसाइल हैं, बेहतरीन हमारे पास जो है वो निज़ाम है दरियाओं का, मगर हम उसे बरोए कार नहीं ला सके। डॉक्टर साहब, क्या वजह है क़याम पाकिस्तान से अब तक किसी हुकूमत ने उस तरह संजीदगी से नहीं लिया जिस तरह लास्ट हमने बताया कि जो डैम्स बने उसके बाद क्यों हम 60 की दिहाई में तो हुकूमत संजीदा थी इस उसके बाद के बाद आप उसके बाद कुछ मामला बन नहीं सका। एक और बात मैं आपको शाजिया बताऊं कि ये आर्ग्यूमेंट इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी इस्तेमाल करता है कि भाई पानी तो आ रहा है और पाकिस्तान तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब खुदा की देन है, खुदा की नेमत है, अगर पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर इंडिया को इस्तेमाल करने दें। तो हम रियली इतना सारा पानी आता है, हम समुंदर में उसको जाने देते हैं, समुंदर में फेंक देते हैं। देखिए इस वक्त जो ऑरेंज लाइन बन रही है वो कोई 1.6 अरब डॉलर की बन रही है, और जो हमने तरबेला डैम 1976 में बनाया था वो भी तकरीबन इतनी कीमत का बना था। तो हमारे पास सियासी तरजीहात जो हैं वो फ़र्क हैं। हम डैम नहीं बनाना चाहते, हम ऑरेंज लाइंस और मेट्रो बसेस ज़रूर बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो सियासी तरजीहात का मामला है, और सियासी तरजीहात के साथ फिर आपके जो फंडिंग है वो अगर आप ऑरेंज ट्रेन में डाल देते हैं और डैम्स के लिए आपके पास कुछ बनती नहीं, और फिर सियासी इत्तफाक़ राय भी नहीं डेवलप कर पा रहे। अब मैं कब से कालाबाग डैम के मुतालिक सुन रहा हूँ, लेकिन कहीं भी सियासी इत्तफाक़ राय डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है अयाज साहब, बात तो वही है ना कि हम सियासी इत्तफाक़ राय नहीं है। आप दयामिर देख लीजिए, भाषा डैम देख लें, कालाबाग डैम, सारे मुतनाज़े हैं, लेकिन ऑरेंज लाइन पे और वो जो अपना मेट्रो बस सर्विस है इस पे कोई तनाज़ा नहीं खड़ा होता, बड़े आराम से ये प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। नहीं, एक तो ये बात है कि आपने ज़्यादा डरा दिया कि 9 साल में हमारा इथियोपिया से भी हाल ख़राब हो जाएगा। सर ये रिसर्च के मुताबिक रिपोर्ट में ये कौन सी रिपोर्ट है? सर ये वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री कर दिया, करार दे दिया गया है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के तहत। तो मैं 2025 जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था कि अभी तो बहुत दूर की बात है, फिर मैंने जब गिनने शुरू किए मैंने कहा तो सिर्फ 9 साल रह गए। सर वो 660 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर एक पाकिस्तानी के हक में आएगा, पानी हिस्से में आएगा, और यही हाल इस वक्त इथियोपिया में है। वो तो इसलिए एक ये भी है कि हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कि पर कैपिटा वो क्या कहते हैं फीकस जो है आप इतना कर रहे हैं, जो आपके उसमें वो जो आपके टेबल में भी दिया गया कि 47 में हमारी आबादी थी कुछ नहीं, हमारी 3.5 करोड़ आबादी थी। अब हमारी जो है जाके 20 करोड़ हो गए, तो आप उसको अगर पैमाना करेंगे तो वो तो पानी कम हो जाएगा। सर अगर हमने डैम बना लिए होते और तो पानी को स्टोर कर लेते तो फिर वो फ्रेश वाटर सप्लाई आपके साथ बढ़ती जाती। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। हमें वाटर कंजर्वेशन करनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज वो मैनेजमेंट जो है बेहतर करना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे करना चाहिए। पर ये जो आपने इथियोपिया का डरावा वो दे दिया है, मेरा ख्याल है वो हमने कुछ ज्यादा वो डरावा दे दिया। शायद हुकूमत सुन के कोई एक्शन ले। हाँ, सर आप अपाशी के हवाले से कुछ रोशनी डाल दीजिए। अपाशी में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई पानी की पॉलिसी है रियासत के पास? हम गन्ना भी उगाते हैं, चावल भी उगाते हैं, क्या हमें किस तरफ जाना चाहिए? ऐसी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था जो सिस्टम, और उस ज़माने में ये बिल्कुल एक दुनिया में सबसे आगे वाला सिस्टम था, नहरी निज़ाम, जो नहरी निज़ाम पंजाब का था, और जो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई और सारा कुछ है। लेकिन वो कच्ची नहरें थी। जब कच्ची नहर होती है तो पानी का ज़िया जो है उसमें बहुत होता है। अब जो सारी नहरें हैं कुछ पक्की हुई हैं, लेकिन सारी की सारी पक्की नहीं हुई। खालें जो हैं हमारी, जो ज़मीनों पे खाल जाती है वो कच्ची होती है। तो जब आप पानी आप फेंकते हैं तो बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाता है। अब जैसे वो नए तरीके हैं वाटर मैनेजमेंट के, वो जो ड्रिप इरिगेशन होती है, जो आजकल वो अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में तो बहुत आगे हैं, पर वो उतना ही प्लांट को आप देते हैं जितना कि उसकी ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों, आप देखिए बात यह कि इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए था। एग्रीकल्चर, ज़राअत को जो प्रायोरिटी हो, पानी ज़राअत को जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो हमने नहीं दी। हम आज इंडस वाटर बेसिन की हम बात कर रहे हैं और डैम्स की बात कर रहे हैं, ये और वो आपके ने जो एक्सपर्ट बुलाए थे अभी आपने जिन्होंने बात की, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी के तहत ही ये डैम्स बने थे, और ये डैम्स बन के आपने इन 3 दरियाओं से पानी डाइवर्ट करना था, उन 3 दरियाओं पे जिसका पानी इंडिया ने ले लिया। तो तरबेला डैम वगैरह जो बना था उस सिलसिले में बना था। और फील्ड मार्शल अयूब खान
जिसको बाद में हमारी तारीख़ में हमने बहुत गालियों से नवाजा और दुनिया के तमाम मसाइल जो हैं उनका जड़ जो है हमने अयूब खान और उनका 10 साला इक़्तिदार को दिया। डैम्स बनाने में वो बहुत सीरियस थे और उस ज़माने में तो पता चलता था कि थर्मल पावर पे तो हम कभी जाएंगे नहीं, सारे का सारा वो होगा। उसके बाद जो है ऐसे मिजाज वो ख़राब हुआ और जो हमारे बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं यानी बापरा, उन्होंने जान के ये थर्मल पावर की तरफ गए क्योंकि इसमें जल्दी और पैसा ज़्यादा था, वो हम करते रहे। लेकिन ये जो डैम्स की आप बात कर रहे हैं दियामिर, हमसे बने नहीं रहे, हम कुछ वो कर ही नहीं रहे। कालाबाग डैम जो है उसके बारे में तनाज़ा जो है उठ खड़ा हुआ है, जो कोई सियासी हुकूमतें फौजी हुक्मरान भी रिज़ॉल्व नहीं कर सके। सिंध की एक शिकायत है, ये जो हम कहते हैं ना कि सारा का सारा पानी चला जाता है, सारा का सारा पानी जो जाता है वो बहुत सारी जो समुंदर तक भी जाना है वो उसकी ज़रूरत होती है, जो ज़मीनें समुंदर के पास होती हैं। कराची में बदीन में ये एक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि समुंदर अंदर आ रहा है क्योंकि पानी का फ़्लो इतना नहीं है, आप वहाँ कर नहीं सकते। तो बहुत सारी सिंध की ज़मीन जो है वो नमकीन हो रही हैं और आपके मैनग्रोव स्वॉम्प्स जो हैं वहाँ पे जो उनका एक बड़ा कुदरती एक काम होता है वो बहुत डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लेकिन कराची, देखिए एक मैं मिसाल देता हूँ, कराची में ये जो हाउसिंग स्कीम्स वगैरह बनाई हैं उन्होंने मैंग्रोव स्वॉम्प्स जो हैं उनकी तबाही ले आई है और उनको काट के आप ज़मीनें बना रहे हैं हाउसिंग कॉलोनीज़ के लिए। ये कुछ हमारे में कुछ सोच है ही नहीं। जितने डैम्स बनने चाहिए वाटर कंजर्व करना चाहिए। बिल्कुल सही। और इंडिया बनाए चला जा रहा है डैम, चाइना बनाए चला जा रहा है डैम, हमने 1976 के बाद कुछ नहीं। और इंडिया ने सिर्फ एक खांसी दी है और हमें अब बुखार। बिल्कुल। और डैम जो है वो सिर्फ बिजली के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि आपके जो बारिश का पानी होता है उसको भी स्टोर किया जा सकता है, चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हुकूमत संजीदा हो तो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। किसानों ने एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है, मगर अच्छी बात यह नजर आ रही है कि आज किसान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी नजर आ रही है और इमरान खान साहब ने भी 30 सितंबर को जो है दावत दे दी किसानों को कि वो आएं और रेवन मार्च में हमारे साथ रहें। तो क्या यहाँ पर सियासत चमकाई जा रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ बात करेंगे ज़राअत के हवाले से, जिसपे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। मगर अफसोस की बात है कि दीगर मामलात में भी हुकूमत की तवज्जो जो है इस सेक्टर पर नहीं रही है। किसान जो हमें हमेशा अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, इस बार भी अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर। खालिद साहब, पिछले बार आप लोगों ने जो बात की थी, कुछ आपके जो प्रोटेस्ट आपने किया था 24 मई को, उसके बाद तो आपके कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। अब आपका क्या मामला है, क्या मुतालबात हैं आपके? देखें जी, पहली बात यह है कि जो मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं उसमें ज्यादा झूठ बोला जाता है। सर अपने मुतालबात गिनवा दीजिए, 1 2 3। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे इंडिया के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड खत्म की जाए, नंबर 1। हमारी फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए, नंबर 2। नंबर 3, हमारे जो रिसर्च को बेहतर किया जाए, मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। ये हमारे मुतालबात है। पैदावारी और जो हमारे खादों वगैरह पे GST उसको खत्म किया जाए, जो कि एग्रेसिव टैक्सेस है जो पूरी दुनिया में नहीं है। यही हमारे चंद एक मुतालबात है और हमारे जायज मुतालबात है, कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। खालिद साहब, सारी कौम GST पे कर रही है, 20 करोड़ पाकिस्तानी पे कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ किसानों के ऊपर GST खत्म कर दिया जाए? जी, आप इंडिया को ले लें, आप चाइना को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, आप टर्की को ले लें, किसी मुल्क में एग्रीकल्चर पे GST नहीं है। देखिए, आपको पानी मुफ्त मिल रहा है, जो आपको खाद सप्लाई होती है वो खाद की प्लांट्स जो दे रहे हैं उनको तकरीबन मुफ्त गैस दी जा रही है, इनकम टैक्स आपके ऊपर लागू नहीं होता। वही खा रहे हैं, वो वही प्लांट वाले खा रहे हैं जी, काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको आज कहता चलूं, अगर आज यूरिया इंपोर्ट की जाए तो हमें 1200 में मिलेगी और यहाँ सब्सिडी देके वो 1400 में दे रहे हैं। हमें कोई चीज नहीं मिल रही, काश्तकार तक कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, बिल्कुल ही। अच्छा, ये बताइए कि ईस्ट पंजाब में वो कहते हैं कि उनकी जो पर हेक्टर यील्ड आ रही है गंदम की, वो कोई 4200 किलोग्राम आ रही है और हमारे यहाँ वो 2700 से ऊपर नहीं जाती है। जी, उसकी वजह ये है
कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, सीट पे कोई रिसर्च नहीं है, इदारे काम नहीं कर रहे हैं, रिसर्च के लिए पैसा नहीं है, रिसर्च के इदारों पे काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। कॉटन में आप तबाह हो गए, वीट में आपकी पैदावार कम है, बाकी भी हर लिहाज में वेजिटेबल का सीड आपका बाहर से आता है। लेकिन जहाँ पे रिसर्च के इदारों, ज़रूरी तहकीक के इदारों पे अगर कॉलोनियां बनानी शुरू कर दें, जिस तरह पिछले साल वज़ीर आज़म साहब बना रहे थे, NARC के रकबे पे कॉलोनी बना रहे थे, वहाँ क्या रिसर्च होगी? आप NARC का, PRC का बजट देख ले कि उनके बजट 98% तनख्वाहों का बजट है, बाकी 2% मिलता है उन्हें रिसर्च के लिए। तो हुकूमत की उस तरफ तवज्जो नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हुकूमत उस तरफ जो दे, वक्त पे ज़राअत के लिए, ज़राअत को बल्कि इस मुल्क में फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। ये जो तजारत है हिंदुस्तान के साथ, इससे क्या नुकसान हो रहा है किसान को? जी, लाहौर के नजदीक 70,000 एकड़ पे टनल फार्मिंग थी, जो अब खत्म होकर 6,000 एकड़ पे आ गई। वजह इंडियन ट्रेड है कि इंडिया एक सब्सिडाइज कंट्री है, वहाँ पे $100 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है ज़राअत पर, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। हम एक सब्सिडाइज कंट्री का कैसे मुकाबला कर सकते हैं GST पे करने वाले? नहीं, स्पेसिफिकली बता दें कि कौन सी चीज है जो वहां से आती है और नुकसान पहुंचता है यहाँ पे? वहाँ से आलू आता है, टमाटर आता है, तमाम सब्जी आती है, फ्रूट आता है, हर चीज वहाँ से आ रही है, रुई आ रही है वहाँ से। अच्छा, ये लीगल ट्रेड है या स्मगलिंग हो रही है खालिद साहब? ये लीगल ट्रेड है, लेकिन ड्यूटी फ्री है, कोई ड्यूटी नहीं है उस पर। आप चाहते हैं कि उस पर ड्यूटी इंपोज कर दी जाए या मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए? अगर ड्यूटी इंपोर्ट जितनी वहाँ सब्सिडी और ड्यूटी लगा लेवल प्लेग हमें फील्ड दे, हमें फिर क्या मसला है जी? हम दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हमारी यही ख्वाहिश है। तो अगर आप दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, फ्री मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं, तो एक डिमांड किसान इत्तेहाद ये भी कर रहा है कि आलू, कपास, चावल की कीमत हुकूमत फिक्स कर दिया करे। जी, इंडिया में 26 क्रॉप की कीमत, इमदादी कीमत दी जाती है। तो फिर इसका मतलब हम फ्री मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहते किसान इत्तेहाद? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, ये तो दुनिया में जो दुनिया वाले कर रहे हैं वही हो। फिर ये है कि हमें उतनी सब्सिडी दी जाए जो वहाँ पे सब्सिडी है, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हमें कोई चीज न दे। नहीं, जो हिंदुस्तान से इजनास आ रही हैं वो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की वजह से आ रही हैं या कोई और मैकेनिज्म है? जी, मैं आज कर रहा हूँ, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता नहीं है कि बगैर कोई लैब टेस्ट किए, कोई चीज चेक किए वहां से हर चीज वहां से आ रही है। हालांकि अगर मंगवाए तो वो थ्रू पोर्ट मंगवाए, वहां से वाया कराची आए, जो कानूनी तरीका है। वाघा बॉर्डर पे किसी मैकेनिज्म, किसी ज़ाब्ते के तहत ही आएंगी वो चीजें? कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पैकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ट्रक में लोड होकर हर चीज आ जाती है। खालिद साहब, अगर 19 करोड़ पाकिस्तानियों को सस्ता आलू मिल रहा है इंडिया से और हमारे किसान उस कीमत पे आलू नहीं दे सकते, तो उस पर एतराज तो नहीं होना चाहिए आपको? लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ जी, हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से सोचे, जो जहाँ पे जब पाकिस्तान बना था ना, तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए थे, 13 अजला उनके हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड करे हुकूमती तरजीहात की वजह से। हम 17 अजला हम 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते। वजह यह है कि हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है, रिसर्च नहीं है, यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम नहीं। मेरे खालिद टूटे सनतकार का पानी महंगा है, ये मार्केटिंग सिस्टम है। और जब हमारा आलू महंगा आता तो वहां से आलू आता है। अगर इस दफा हमारा आलू सस्ता था तो उनका आलू यहाँ नहीं आया। खालिद साहब, हम लोग जिसका ज़राअत से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हम तो हमेशा ये सोचते थे कि आप ही के इलाकों से सारे MNAs और MPs इलेक्ट होके आते हैं और जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो आप ही के फायदे में की बनाई जाती है। देखिए, वो सारे दरबारी हैं जी, मैं आपको वाज़ेह कहूँ जी, वो दरबारी है। वो वहां जाके सिर्फ शहनशाह को सलाम करते हैं, खुश करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते। और उसमें कभी उन्होंने हमारा मुकदमा पेश नहीं किया। अच्छा खालिद साहब, अब आपका क्या आगे का लाएअमल होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अब आपके साथ आज नजर आई है, और अगर नहीं है तो आपके मुतालबात माने जाएंगे। तो ये भी पीपल्स पार्टी की जानिब से बात आ रही है कि बिलावल भुट्टो कल आपके साथ होंगे। इमरान खान साहब ने आप लोग को शिरकत की दावत दे दी है। आप लोगों का लाएअमल क्या है अब? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी तहरीक में कोई मर्जी जो मर्जी सपोर्ट करे, हम किसी की तहरीक पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक पे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारी काज है, हमारे जो वर्कर हैं, कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PTI का, मुख्तलिफ जमातों के हमारे साथ लोग जो काम करते हैं। ठीक, खालिद साहब, आपका इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम है सितंबर 29 का?
जी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं इस्लामाबाद का जी। अच्छा, ये किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड क्या एक ही चीज है? इनके मुतालबात फर्क हैं या ये इकट्ठे काम करते हैं? नहीं, हमारे मुतालबात एक ही है। हमारा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है, जो किसान बोर्ड है वो पिछले 30 साल से काम कर रहा है। वो किसान जमात इस्लामी का विंग है जी, किसान विंग है उनका, जमात इस्लामी का। ठीक है खालिद महमूद खोखर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहती हूँ ज़राअत पॉलिसी जो हमारी है, इन्होंने वही बहुत सारी बातें की, पिछली दफ़ा भी हमने इनको बार बार लिया है, तो इनमें से चंद पॉइंट्स इन्होंने यही बताएं। इसका मतलब वो मुतालबात नहीं माने जा रहे, मगर ज़राअत पॉलिसी को आप किस तरह? देखिए शाजिया, कुछ तो मुतालबात मेरी समझ से भी बाहर है। मतलब अगर कोई ये कहे कि हमें GST नहीं पे करना, तो ये बड़ा मुश्किल है हुकूमत को एक्सेप्ट करना कि एक ख़ास तबके के लिए आप GST माफ़ कर दें और बाकियों के ऊपर लागू रहे। अयाज साहब, इनका एक मुतालबा ये है कि 5 रुपये बिजली का रेट कर दिया जाए हमारे लिए। अब हुकूमत के अगर प्लांट जो हैं वो 15 और 20 रुपये में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वो किसान को 5 रुपये की बिजली कैसे दे सकते हैं? एक बात तो ये है कि किसान एक तबका नहीं है। किसान आपकी 60-70% आबादी है, आपका मेजॉरिटी आपके लोग वहाँ पे रहते हैं, उनका इन्हिसार जो है ज़राअत पे है, एग्रीकल्चर पे है। और ये हम इसे हमेशा कहते थे एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये इंडस्ट्रियल तो है। तो आपको इसका देखना चाहिए, इसकी वो नशोनुमा करें, इसको आप जो है इंसेंटिव्स दें। वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ जो है ये बात जो करते हैं, एक इसमें बड़ा वज़न है कि हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे पंजाब में जो हमारे पड़ोस में है वो बड़ा हेविली सब्सिडाइज्ड है। उनको सहूलतें दी जाती हैं और एक जो है चीप एनर्जी दी जाती है। उनका ये जो बिजली का बिल है वो ना होने के बराबर है। जो उनके ट्यूबवेल्स यहाँ पे आप लगाएं तो आपको समझ आ जाएगी। अब वो फिर आप कहेंगे महंगी बिजली कर रहे हैं, तो वो सारा फिर ये देखने वाली ये चीज़ें हैं। आप कहाँ कॉन्सेंट्रेट आप करते हैं, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, जो आपने पहले भी जिक्र किया था। अब मैं बार बार वो मेट्रो और ऑरेंज लाइन का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तरजीहात जो हैं कि वहाँ पे सारा मरकूज़ है। शुक्र करें अभी तो वो ट्रेन मरी और मुजफ्फराबाद जो है वो नहीं बनी, सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दें, सब कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे यहाँ ये जो चीज़ें आज जिसकी आप बात कर रहे हैं, पानी, ज़राअत, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपकी दुरुस्त होंगी तो आपकी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी, यहाँ से रेवेन्यू आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, एग्रीकल्चर से रिसोर्सेज आए, इंडस्ट्री में जाए। ना कि ये जो आपने यहाँ पे वो एक साहूकार की दुकान लगा दी और पूरे दुनिया से आप मांगते फिरते हैं और आप कह रहे हैं कि पानी का वो क्राइसिस होगा, तो आपके उधार का क्राइसिस नहीं होगा, आप वो दे पाएंगे, वो सब कुछ है। तो ये सोचने की चीज़ें हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इसी पे हमने करना है कि वो हिंदुस्तान की जब बात आएगी तो उस पे हम तमाम की तमाम एनर्जीज हमारी वहाँ चले जाएंगी? ये नहीं है। मजबूत होंगे तो हिंदुस्तान का मुकाबला हम कर सकेंगे या और हालात का हम मुकाबला कर सकेंगे। कशकोल के साथ और इन बेसिक सेक्टर्स को निगलेक्ट करके हम कुछ नहीं कर सकते। सर, बड़े बड़े खाद के प्रोड्यूसर जो हैं उनको हुकूमत 80 पैसे या 1 रुपए की पर यूनिट गैस दे रही है, जो हमें घर में 3.5-4 रुपए की मिलती है। तकरीबन मुफ्त गैस सप्लाई की जा रही है और फिर भी हमारी खाद महंगी निकलती है। फिर देखें इसका क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक सलीम अयाज अमीर साहब। आपका जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में GDP 21% इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें नजर आता है। अयाज साहब की बात कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर पानी और ज़राअत पर ही हम तवज्जो देना शुरू करें तो मुल्क तरक्की और खुशहाली पर गामजन हो जाएगा। शाजिया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।